प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल चौबे के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में होता और इनके जन्मकाल को लेकर के कई तिथियां हमारे सामने आती हैं, परंतु हम गणपति चंद्रगुप्त की जो डेट है उसे ही फाइनल मानेंगे और इसी का ही चयन एग्जाम में करेंगे। और उनके हिसाब से 1595 ईस्वी में इनका जन्म बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। इन्होंने अपने जन्म स्थान को लेकर के बहुत ही प्यारा छंद लिखा है। ये कहते हैं कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड मुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। यानी कि ग्वालियर में जन्म होता है, बुंदेलखंड में बाल्यकाल बीतता और जो युवावस्था है यानी इनका ससुराल जो है वो मथुरा में है। अगर इनके आश्रयदाता की बात करें तो राजा जय सिंह जो जयपुर के नरेश थे ये इनके आश्रयदाता हैं। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो राजा जय सिंह थे ये खुद शाहजहां के समकालीन थे। और यह भी बात ध्यान रखना कि शाहजहां के समकालीन होने के साथ साथ ये उनके अधीन भी थे। अब मान लीजिए एग्जामिनर ट्रिक लगा के क्वेश्चन पूछता है कि बिहारी किसके अधीन थे और उसमें जय सिंह का ऑप्शन नहीं रहता और शाहजहां का रहता है तो आपको उसका चयन करना होगा। एक किंवदंती के हिसाब से राजा जय सिंह उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्हें हर एक छंद के लिए एक अशर्फी दिया करते थे। तो यह जानना अब यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें कितनी अशर्फियाँ मिली। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के हिसाब से उन्होंने जो टोटल छंद लिखे उनकी संख्या है 719, जिसमें से 713 जो थे वे दोहे थे और 6 जो था वह सोरठा था। अब जय सिंह को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कि यह कहा जाता है कि जय सिंह का जब विवाह हुआ था तो नवविवाहिता पत्नी के साथ वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि राजकाज को भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक पद लिख करके बता करके पहुंचा करके उन्हें चेताया था और वह पद था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बींधियो आगे कौन हवाल। तो आगे कौन हवाल होगा, जब यहाँ बहुत ही सुंदर श्लेष अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि अली का जो अर्थ है वह भौरा भी है और राजा भी है, और कली का जो अर्थ है वह उनकी नवविवाहिता पत्नी भी है और पुष्प भी है। तो श्लेष अलंकार का यह बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और बिहारी के जितने भी इंपॉर्टेंट छंद हैं उनका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उनके बारे में कहे गए कथन के बारे में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मानते हैं। यानी रीतिकाल में जितने भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त थे, सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय था तो वह थे बिहारी। और इनकी लोकप्रियता की एकमात्र कृति थी जिसका नाम है बिहारी सतसई। उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। लाला भगवान दिन इन्हें हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। तो चौथा है तो बाकी 3 भी कोई होंगे। तो भक्ति काल में इन्होंने सूर्य और तुलसी को माना और रीतिकाल से इन्होंने केशव और बिहारी को माना। विश्वनाथ सिंह इन्हें हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि कहते हैं, क्योंकि मुक्तक साहित्य यानी इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखी थी उसकी जो छंद रचना है वह मुक्तक रचना मानी जाती है। इस वजह से इन्होंने हिंदी मुक्तक साहित्य का इन्हें बेजोड़ कवि कहा है। आइए बच्चों बात कर लेते हैं उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई के बारे में, जो रामचरितमानस के बाद सबसे विख्यात और प्रख्यात रचना मानी जाती है। और इसका रचना काल है 1662 ईस्वी। और जो आधार ग्रंथ, उपजीव ग्रंथ जो माने जाते हैं वह है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूप शतक। इसकी जो भाषा है वह ब्रज साहित्यिक ब्रज माना जाता है और काव्य रूप जो है वह मुक्तक है। और मुक्तक का जो रूप माना जाता है उसमें श्रृंगार पद, नीति पद और भक्ति पद हमें देखने को मिलते हैं। और क्योंकि 3 तरह के पद हैं इस वजह से हम इनके पदों में त्रिवेणी का प्रवाह मानते हैं। आइए देखते हैं विभिन्न आलोचकों के बिहारी सतसई को लेकर के क्या मत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनके जो दोहे हैं वे रस के छींटे हैं। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा कि किसने सतसई के दोहों को रस का छींटा कहा है। तो वह आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर, अब यहाँ से एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि बिहारी ने आचार्यत्व स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके बाद वे कहते हैं कि बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहने की बजाय रस सिद्ध कहना अधिक उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट कथन है, याद होना चाहिए। और पद्म सिंह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो ये कंफ्यूज करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद्म सिंह शर्मा के कथन में, कि पद्म सिंह इन्हें शक्कर की रोटी कहते हैं और शुक्ल जी इन्हें रस के छींटे कहते हैं। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसके बाद श्याम सुंदर दास का कथन है कि रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति जो है वह बिहारी सतसई है। अब बच्चों इस वीडियो को बनाने में मैं पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो भी कंटेंट आपको दूँ वो सारा करेक्ट हो, उसकी पुष्टि हो। और इसमें एक शोधपरक बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी नए क्वेश्चंस बनाता है। तो पहली बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वह यह है कि जो बिहारी थे वे निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और इस वजह से उन्होंने राधा कृष्ण का चित्रण किया है।
अब जो बिहारी की राधा है उस राधा में एक वाचालता हमें दिखाई देती है, यानी कि वह कोई भी बात अंदर नहीं रखना चाहती, वह मूक नहीं रहना चाहती, वह कृष्ण से कह देना चाहती है। अगर आपने मेरा विद्यापति का वीडियो देखा है तो उसमें जिस राधा का चित्रण विद्यापति ने किया वह एक मानवीय राधा, कहने का अर्थ है कि उनके बीच का जो प्रेम है वह एक मानसल प्रेम है, उनमें जो श्रृंगार है वह मानसल श्रृंगार है, कहने का अर्थ है वह आदर्श श्रृंगार नहीं है। यानी कि जैसे कि एक मानव प्रेमी युगल होता है, वह आपस में जिस तरह की बात करता है, वैसे ही राधा कृष्ण भले भगवान हैं, भले ईश्वर रूप हैं, परंतु वह भी उसी तरह की बातें करते हैं। तो जैसे मानवीय संवाद होते हैं प्रेम के, वैसे ही राधा कृष्ण के संवाद विद्यापति ने दिखाए हैं। तो जो इनकी राधा है वह मानवीय है। अब सूरदास की राधा में हमें आदर्श श्रृंगार मिलता है, यानी कि एक मूकता है, राधा के अंदर बातें हैं पर वह कहती नहीं है, यह सूरदास का चित्रण है। और वहीं जब हरिऔध चित्रण करते हैं राधा का तो वह इसे सामाजिक दिखाते हैं, यानी कि राधा एक सामाजिक प्रेमिका के रूप में उभरना चाहती, उसे समाज की ज़्यादा चिंता है, उसे कृष्ण का भी त्याग करना पड़े तो वह कर सकती है, लेकिन वह सामाजिक तौर पे एक आदर्श प्रेमिका बन करके हमारे सामने आती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अब आपको ये सुमेलित करने के लिए भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट था, चीज़ें याद रखना। अब बिहारी सत सई एकमात्र प्रसिद्ध कृति थी, इसके बारे में खुद बिहारी कहते हैं कि करी कमाई सत सई भरी अनेक स्वाद। और यहाँ बच्चों की गलती यह होती है, वे सोचते हैं किसी आलोचक का कथन है, तो ये आलोचक का कथन नहीं है, बिहारी का खुद का कथन है कि करी कमाई सत सई भरी अनेक स्वाद। ठीक है, याद रखना। अब विभिन्न आलोचकों में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचक हैं, एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बिहारी सत सई को रसिकों के हृदय का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिकों के हृदय का यह घर है। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन यह कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में सत सई के समकक्ष कोई रचना नहीं, और यह इन्होंने इंग्लिश में कहा था। एक बार इंग्लिश का कथन देखते हैं कि यह कहते हैं कि बिहारी लाल हैज़ बीन कॉल्ड द थॉम्सन ऑफ इंडिया, अर्थात ये इन्हें थॉम्सन का नाम देते हैं और कहते हैं कि आई नो नथिंग लाइक हिज वर्सेस इन एनी यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि संपूर्ण यूरोप में सत सई के समकक्ष कोई रचना वे नहीं देखते, नहीं मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों आपसे मैं दो फैक्ट साझा करना चाहता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम के लिए। पहली बात, जब मैंने आपसे यह बोला कि जो इसका आधार ग्रंथ है बिहारी सत सई का वह गाथा सप्तशती है, तो गाथा सप्तशती जो है वह सत सई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, जब इसके आधार पर इन्होंने बिहारी सत सई लिखा और इन्होंने इसमें जो सबसे ज़्यादा पद लिखे वे श्रृंगारिक पद लिखे। अब थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड लगाना, और आपसे जब मैं यह पूछूं कि श्रृंगार सत सई परंपरा का सूत्रपात किसने किया, और जब मैं यह कह रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा पद जो है श्रृंगारिक है, तो आंसर बन जाता बिहारी सत सई। फैक्ट नंबर 2। तो कंक्लूजन में क्या है? सत सई परंपरा की पहली रचना गाथा सप्तशती और श्रृंगार सत सई का सूत्रपात करने वाली रचना बिहारी सत सई। ये दोनों फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बच्चों रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा जिस पे टीकाएं लिखी गई वह है बिहारी सत सई। यह भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से लेखक है जिन्होंने बिहारी सत सई पर टीका लिखा। तो सबसे पहले आते हैं दत्तक पुत्र, जिनका नाम है कृष्ण कवि। इन्होंने कृष्ण लाल का टीका लिखा जो प्रथम टीका माना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहारी सत सई पर लिखा गया पहला टीका कौन सा है, तो वह कृष्ण लाल का टीका। दूसरा आता है हरिचरण दास ने लिखा हरि प्रकाश टीका। लल्लू लाल ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाल चंद्रिका के नाम से टीका लिखी। सुरति मिश्र ने अमर चंद्रिका के नाम से टीका लिखी। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे याद हो, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, सुर कहते हैं देवों को और देव क्या होते हैं? वे अमर होते हैं। तो सुरति मिश्र की रचना कौन सी हो गई? अमर चंद्रिका। इसके बाद राम सहाय दास ने राम सत सई लिखी। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि खड़ी बोली की टीका परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ टीका माना जाता है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर माना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद ठाकुर लिखते हैं सत सई बर्नार्थ। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह लल्लू लाल, सुरति मिश्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अब अनुवाद करके भी बिहारी सत सई में कई सारी रचनाएं लिखी गई। देखते हैं अनुवाद विधि क्या थी और इसके रचनाकार कौन थे। तो प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद कृष्ण कवि ने इस टीका पे लिखा है। तो रचनाकार कौन से हो गए? कृष्ण कवि। इन्होंने क्या किया था? प्रत्येक दोहे पे सवैया छंद लिखा था। इसके बाद दोहों को रोला छंद में परिवर्तित किया था अंबिका दत्त व्यास ने, और इनकी रचना का नाम था बिहारी बिहार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनके दोहों का फारसी में अनुवाद किया था आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सत सई के नाम से। संस्कृत में अनुवाद किया था पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से। उर्दू में अनुवाद किया था मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। प्रीतम इनका पेन नेम है, आपको याद रहना चाहिए।
अब क्योंकि ब्रज में ही बिहारी सतसई लिखी गई थी तो ब्रज में ही अनुवाद किया था फिर से, जिसे हम पद्य अनुवाद कहते हैं, वह राधा कृष्ण चौबे ने, और खड़ी बोली में अनुवाद किया था प्रभुदयाल मिश्र ने। तो आपको इन सारे में से अगर सब याद नहीं होते तो कम से कम दोहा से रोला छंद में किसने परिवर्तन किया, फारसी में किसने लिखा, उर्दू में किसने लिखा, और प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा, ये 4 फैक्ट तो 100% याद होने ही चाहिए, वरना एग्जाम भूल जाओ। बढ़ते हैं आगे। अब बिहारी को लेकर के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कथन। अब राधा चरण गोस्वामी कहते हैं कि यदि सूर सूर, तुलसी शशि, उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। सूर यहाँ अर्थ है सूर्य से, शशि यहाँ अर्थ है चांद से यानी चंद्र से, और उडगन यानी तारों से इन्होंने संबोधित किया है। अब इन तीनों को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है खिलने के लिए, आकाश। तो आकाश का नाम, मेघ का नाम राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को माना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राधा चरण गोस्वामी ने इन्हें क्या उपमा दी है, या पीयूष वर्षी मेघ बिहारी को किसने कहा है, तो आंसर है राधा चरण गोस्वामी। अब विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं, और वे भी इन 700 दोहों में ही। तो विश्वनाथ प्रसाद के हिसाब से प्रेम के भीतर जो कुछ भी होता है वह इनके 700 दोहों में हमें मिल जाता है, रफली उन्होंने बात की। परंतु इसका जस्ट उल्टा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। वे कहते हैं कि कविता तो उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। और यह उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि प्रेम को आदर्श प्रेम दिखाने के लिए सूर के पद श्रेष्ठ माने जाते हैं, हरिऔध के पद श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसमें प्रेमिका वाचालता नहीं दिखाती है, प्रेमी वाचालता नहीं दिखाता। इस वजह से प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंचता हुआ श्रृंगार के रूप में हमें यह नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसके नीचे ही रह जाती है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को प्रेम के भीतर जो सब कुछ होता है यह उनके 700 दोहों में मिलता, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं मिलता। इन्होंने बिहारी सतसई को लेकर के कुछ कथन कहे, आइए एक करके देखते हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो किसने कहा है रत्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो इन्होंने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता नहीं कहा, इन्होंने बिहारी सतसई की मुक्तक रचना को गुलदस्ता कहा है। तो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यानी कि अलंकार का प्रभाव, रस का प्रभाव हमें दिखता है, काव्य व्यंजना वैसी दिखती है, भाषा चलती है, परंतु साहित्यिक भी हमें नजर आती है। ऐसा कौन कहता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बिहारी सतसई को लेकर के, बिहारी को लेकर के बहुत ही विषयक साहित्य लिखे गए। देखते हैं कि करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले आता है बिहारी की वाग विभूति, जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद आते हैं कविवर बिहारी, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद राम सागर त्रिपाठी की है मुक्तक काव्य परंपरा, और बिहारी यह नहीं पूछा गया है, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। और इसके बाद दो कंफ्यूजन करने के लिए रचना पूछी जाती है, देव और बिहारी, बिहारी और देव। देव और बिहारी लिखा है कृष्ण बिहारी मिश्र ने, और बिहारी और देव लिखा है लाला भगवान दीन ने। और इसको लेकर के कम से कम 150 से 200 लोगों ने मुझे कॉल करके बोला था कि इसका कोई ट्रिक बताइएगा। तो ट्रिक बहुत ही आसान है, इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपने वो गाना सुना है, जिया तू बिहार के लाला, तो बिहार के लाला, ठीक है, तो बिहार के लाला, तो जहाँ लाला है वहाँ सबसे पहले बिहारी आएंगे। तो यह रचना बिहारी और देव जो रचना है वो लाला भगवान दीन की, और अगर यह कंफर्म हो गया तो उल्टा जो होगा वह कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना हो जाएगी। तो बच्चों, बिहारी के इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 महीने का वक्त लग गया, और अगर आपको मेरा यह प्रयास इस तरह से जो मैंने आपको परोसा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यह मैंने राहुल सिंह के कमेंट पे यह वीडियो बनाया है। थैंक्स टू राहुल, आपका कमेंट मुझे बहुत पसंद आया था। और इस वीडियो में जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, उसकी जो भी फरमाइश होगी अगला वीडियो मैं उस विषय पे बनाने वाला हूँ। तो प्यारा सा कमेंट करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। शुक्रिया।